देखो, मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ कि NISM रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम वो स्टूडेंट या वो एस्पिरेंट बहुत जल्दी निकाल सकता है जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर उसको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, उनका बेसिक नहीं है, वो इस बुक को बहुत ऑनेस्टी से पढ़ेंगे। इस वर्क बुक को पूरी ऑनेस्टी से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, उनके लिए वो क्या करते हैं, बहुत ऑनेस्टी से बहुत दिल लगा के पढ़ते हैं। लेकिन जो मार्केट में एक्टिव लोग हैं वो क्या है, हम जैसे हम लोग हैं ना, थोड़े लेजी होते हैं। हम सोचते हैं कि हमको सब कुछ पता है, इसलिए भी हम इस बुक को उतना एफर्ट नहीं देते हैं जितना एक बिगिनर देता है। मैंने देखा है कि जो फ्रेशर्स हैं वो जल्दी निकाल रहे हैं एग्जाम। तो मैं बस यही बोलता हूँ कि प्लीज इस वर्कबुक को लाइन, एक एक लाइन रीड करो, एक एक लाइन। बोलते हैं ना, वो बच्चे जैसे पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़िए। देखिएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। सेकंड, एग्जाम में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसीज क्या है? फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है? गवर्नमेंट। फिस्कल मीन्स गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी कंटेन द मेजर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मेजर है कि किससे डील करते हैं, उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस, इनकम एंड आउटकम, यानी कि उनका खर्चा और उनका, उनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, वो रेवेन्यू है, एक्सपेंस नहीं, वो कहाँ खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। फिस्कल मेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में, क्योंकि व्हेन गवर्नमेंट चेंज द मेजर ऑफ इट्स इनकम, ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपना इनकम और एक्सपेंडिचर्स को चेंज करती है तो उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो इनकम क्या हुआ? प्राइमरी सोर्स टैक्सेशन हुआ, टैक्स से ही है। इनकम मीन्स केवल टैक्स। एक्सपेंडिचर्स, खर्चे कहाँ करती है गवर्नमेंट? हमारे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, पुलिस में, मिलिट्री में। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मीन्स कि हमने गवर्नमेंट ने कहीं से उधार लिया था तो उसका इंटरेस्ट उनको पेड करना है, तो बोरोइंग। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है, यानी कि लोगों को सैलरी देना, वेलफेयर बेनिफिट में। ठीक है। तो इट इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी इन कंट्री। तो फिस्कल पॉलिसीज मीन्स गवर्नमेंट का खर्चा, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो बजट में क्या होता है? बजट, बजटेड एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रेवेन्यू। फिस्कल डेफिसिट आपने सुना है वर्ड, उसको क्या बोलते हैं? जब सरकार का, गवर्नमेंट का खर्चा, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रेवेन्यू कम है, तो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन जनरली डिफाइन करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि कितने परसेंट जीडीपी का अपन अपना डेफिसिट है। ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मार्केट बोरोइंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है। ज्यादा फिस्कल डेफिसिट कैसे होता है? हायर बोरोइंग बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जो पुश करती है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में इकोनॉमी में, जिसके कारण कॉर्पोरेट बोरोवर जो होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते फंड। ठीक है। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा बोरोइंग करनी है तो ज्यादा इंटरेस्ट पेड करे, यानी कि ज्यादा ब्याज दर देगी, तो ज्यादा लोग पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाएंगे। तो कॉर्पोरेट बोरोवर्स को फिर दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता, जिसको डेट्रीमेंटल भी बोलते हैं, कि खराब माहौल पैदा करता है, बनाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि कंट्री हैज ट्रेड एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट विथ एंटाइटीज अब्रॉड, यानी कि ट्रेड और अदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक देश के दूसरे देश से, जिससे उनको क्या मिलता है? रिसिप्ट भी होती है। मीन्स अगर आपने कुछ सर्विस दी या गुड्स सेल किया तो रिसिप्ट मिलेगा। और पेमेंट मीन्स कि आपने कुछ सर्विस ली तो पेमेंट देंगे। ठीक है। तो देश कैप्चर द एग्रीगेट कंट्री वाइड स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? देश इंक्लूड पेमेंट फॉर इंपोर्ट एंड रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट,
पेमेंट किसके लिए देना पड़ता है अपने को? इंपोर्ट के लिए, जो सामान अपन ने इंपोर्ट किया। ठीक है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका अपने को पैसा मिलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड एंड अदर ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि रिसिप्ट कहां से आता है? एक्सपोर्ट से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से। ठीक है। द करंट अकाउंट बैलेंस ऑन बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द पेमेंट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसका जो डिफरेंस हुआ वो आपके करंट अकाउंट का बैलेंस हुआ। अगर कोई कंट्री को सरप्लस कैसे करते हैं? कहते हैं जब कंट्री में है वह करंट अकाउंट सरप्लस, मीन्स रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट, आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, आपको पेमेंट कम करना है, तो करंट अकाउंट आपका प्लस में है। डेफिसिट क्या है? रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज्यादा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ये मतलब से। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत से वर्ड की, यूएस और कोरिया, चाइना, बहुत सी कंट्रीज के साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है कि करंट अकाउंट सरप्लस में है, तो यही चीज होती है। ठीक है। हायर फिजिकल डेफिसिट को भी जीडी इन अ proportion टू जीडीपी caused by lack of competition competitiveness in trade और excessive consumption in negative commentary of the economy। क्यों होता है फिजिकल डेफिसिट? क्योंकि निगेटिव आपकी इकोनॉमी है या उसके कमेंट्री निगेटिव है, या फिर सेकंड क्या बोला मैंने आपका? कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है। कंपटीशन आपके उसमें नहीं है, मीन्स कंपटीशन आपके मार्केट में है ही नहीं कि आप दूसरे कंट्री से कंपटीशन कर पाए। ठीक है। तो हाई करंट अकाउंट डेफिसिट के कारण क्या होता है? करेंसी वीक होती है। ठीक है। रिलेटिव टू अदर कंट्रीज, तो करेंसी वीक होना मीन्स करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे बड़ा। क्यों? इससे क्या होता है? इंपोर्ट ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके कारण हमारा जो प्रोडक्टिविटी होती है इकोनॉमी की, ऐसा कैपिटल गुड और कमोडिटी, वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, क्यों? क्योंकि करेंसी वीक हो जाती है हमारी, और उसके कारण प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम हो जाती है, और कमोडिटीज के प्राइस प्राइस भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है। और रिड्यूस क्या होता है उसके कारण? क्रेडिट वर्थनेस। ठीक है। इसके कारण फॉरेन करेंसी बोरोइंग भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएटिंग करेंसी। डेप्रिसिएट आपकी करेंसी हो रही है तो एक्सपोर्ट भी आपका मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ठीक है। और मे हेल्प नैरो द डेफिसिट। ठीक है। अगर कंट्री, कोई कंट्री है, अगर उसको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया, ठीक है, तो कैपिटल इनफ्लो ज्यादा होता है। बोलते हैं ना एफडीआई जा रहे हैं, एफपीआई भी, और पोर्टफोलियो इनफ्लो भी कम है। तो क्या है कि अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं होने का कारण है। ठीक है। तो कैपिटल इनफ्लो इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इनफ्लो, ठीक है, वो अगर अच्छा है तो करंट अकाउंट डेफिशिएंसी एंड प्रोटेक्ट द करेंसी फ्रॉम डीवैल्यूएशन। ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिसिट को कम करता है, और करेंसी को डी उसको डीवैल्यूएशन होने से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स को फंड कहां से गवर्नमेंट करती है? रेवेन्यू से। चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इन्वेस्टमेंट हो, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर हो। ठीक है। तो कैपिटल ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एंड डोमेस्टिक करेंसी करेंसी बोरोइंग एंड सेल ऑफ असेट, ये सब चीजें होती है, तो इससे एक्सपेंडिचर फंडेड होता है। ठीक है। देखो तीन टाइप की पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की। एक होती है न्यूट्रल,
फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जहां पे गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल है। ठीक है, जितना खर्चा कर इनकम है उतना ही खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नो मेजर चेंज, यानी कि न्यूट्रल है। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, और ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब यूज की जाती है, रिसेशन या स्लो डाउन में। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है और टैक्स को कम करती है। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मनी लोगों के हाथ में आए, एंड कॉर्पोरेट के पास भी पैसे हो कि वो स्पेंड कर सके और एक्सपेंड कर सके इकोनॉमी को। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करती है। कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज में क्या होता है, इन्फ्ले जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो, डेब्ट उधार ज्यादा हो आपके पास, तो आप क्या करते हो, खर्चे कम करते हो और इन अपना सेविंग ज्यादा करते हो, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, सेम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण। तो गवर्नमेंट खर्चा कम करती है। ठीक है, स्पेंड लेस एंड टैक्स मोर, टैक्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके कारण पैसे जो पब्लिक के हाथ में वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा कब करती है, जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शनरी के कारण फिस्कल सरप्लस होता है, एक्सपेंशनरी के कारण फिस्कल डेफिसिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये फिस्कल को मैंने समझा दिया, नेक्स्ट है मॉनेटरी। जैसे फिस्कल है, सेम मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, वो सेंट्रल बैंक के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, जो डील करते हैं मनी सप्लाई से, इन्फ्लेशन से, इंटरेस्ट रेट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और मैनेजिंग प्राइस स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी सिमिलर टू फिस्कल, या तो एक्सपेंशनरी होती है या कॉन्ट्रेक्शनरी होती है। ठीक है, दोनों को देखेंगे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या होता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाता है और रिड्यूस किया जाता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के कम होने से मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसीज में क्या होता है, मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाता है और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है। अगर उसको ऐसे बोलो कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो वो भी क्लियर। सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई या दूसरे देशों का जो मेन बैंक है, वो कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को एंड इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, कैसे करते हैं, या तो रेपो, रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट को यूज। ठीक है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। रेपो ट्रांजेक्शन क्या होती है, रेपो ट्रांजेक्शन रीपर्चेस ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, जहां रेपो ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक, वेयर द सेंट्रल बैंक बाय अप्रूव सिक्योरिटी विथ प्रॉमिस टू रीसेल देम व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, सेंट्रल बैंक बाय करती है अप्रूव सिक्योरिटी को। ठीक है, और प्रॉमिस भी है कि वो सेल कर देगा। ठीक है, इसे कहते हैं, इन दिस वे इट प्लेस मनी इन द हैंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, रेपो रेट इज अप्लाइड व्हेन सेंट्रल बैंक इज लेंडिंग अगेंस्ट सिक्योरिटी। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट व्हेन इट्स बोरोइंग मनी अगेंस्ट सिक्योरिटी। ठीक है, तो बैंक रेट ऑन अदर एंड, ये रिवर्स रेपो रेट और ये रेपो रेट आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको देखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से। आपको रिवर्स रेपो रेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ही है। ठीक है, रिवर्स रेपो में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक इट इज बोरोइंग मनी अगेंस्ट सिक्योरिटी। ठीक है, और रेपो रेट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक इज लेंडिंग अगेंस्ट सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको समझिएगा, दो चीज। और बैंक रेट, इससे भी क्वेश्चन था। बैंक रेट क्या होता है, इज द रेट विच सेंट्रल बैंक lend money to commercial बैंक विदाउट एनी कोलेटरल। ठीक है, और ये लंबे समय के लिए भी होता है और इमरजेंसी नीड के लिए भी होता है। ठीक है, ये हो गया। सीआरआर का फुल फॉर्म हम आपको याद है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको बोलते हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक को होल्ड करना होता है एज अ कैश रिजर्व। ठीक है, पूरे डिपॉजिट का कितना परसेंट, मिनिमम परसेंट, विथ सेंट्रल बैंक।
सेंट्रल मीन्स आरबीआई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीआरआर, टीआरआर और एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मीन्स मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट। कितना टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट कमर्शियल बैंक, विच कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड इन कैश और सच एज गोल्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। या तो आपको कैश में रखना है, इन अ कैश सच एज गोल्ड या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी इशू को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, जैसे स्लो स्लो डाउन हो रहा है ग्रोथ इन्फ्लेशन, तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर रहे हो तो उससे सब सही हो जाएगा, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि उसे कंट्रोल, ग्रोथ को बनाए रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा बढ़ाना है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है। तो ये सब चीजें, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी में हाईलाइट किया। नेक्स्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट और ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, अगर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट समझ में आ गया तो यहाँ पे दिक्कत नहीं जाए। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि टोटल ट्रेड जो एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ करती है। ठीक है, तो अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अ स्टेटमेंट शोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको दिखेगा कि आपकी कंट्री ने दूसरे देश के साथ कितने ट्रांजेक्शन किए। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट में, बीओपी में, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट। पहला क्या है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो टाइप के अकाउंट होते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस। कैपिटल अकाउंट में होता है कैपिटल फ्लो, एफडीआई, एफआईआई, लोन्स या ग्रांट जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में केवल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट ज्यादा है, एक्स आर मोर देन एक्सपोर्ट, तो कंट्री विल हैव करंट अकाउंट डेफिसिट। और एक्सपोर्ट ज्यादा है, मोर देन इंपोर्ट, तो करंट अकाउंट सरप्लस। तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस क्या है कि अगर इनफ्लो ज्यादा है, लाइक एफडीआई, एफपीआई, लोन एंड ग्रांट, मोर देन आउटफ्लो। ठीक है, और डेफिसिट कब होता है कैपिटल अकाउंट, जब आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो। ठीक है, सरप्लस और डेफिसिट ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट आर आइडली एक्सपेक्टेड, दोनों एक दूसरे को स्क्वायर ऑफ कर दो। ठीक है, तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री एट इक्विलिब्रियम, यानी कि मान लो करंट अकाउंट डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट आपका सरप्लस है, या करंट अकाउंट सरप्लस है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, तो वो एक दूसरे को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे, ठीक है, while there is present just few line before the paragraph refer to the old structure of presenting balance of credit. ठीक है, there is IMF structure, ठीक है, ये नया वर्ड है, where current account remain almost the same in term of nature of transaction। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किसको बोलते हैं, कंसिडर नॉन प्रोड्यूस नॉन फाइनेंशियल असेट। ठीक है, पेटेंट, राइट, लैंड, नेचर रिसोर्स, कैपिटल ग्रांट, डोनेशन एंड ट्रांसफर। ठीक है, तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट, along with रिजर्व अकाउंट मैनेज बाय द सेंट्रल। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट को में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, नॉन प्रोड्यूस नॉन फाइनेंशियल असेट। ठीक है, तो एफडीआई, एफपीआई, पीएफआई, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, लॉन्ग टर्म डेट फ्लो, रिजर्व असेट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, so now the balance of payment requires summation of current, so capital account, current, capital of financial and error and omission, which should be equal to the change in reserve asset to be। ठीक है, अगर कंट्री कंटिन्यू चल रही है डेफिसिट करंट अकाउंट में, ठीक है, तो उनको कैपिटल अकाउंट में सरप्लस की जरूरत होगी। ठीक है, एल्स इट वुड डिप्लेट इट्स फॉरेन करेंसी, या तो आपको फॉरेन करेंसी को डिप्लेट करना। ठीक है, अगर कंट्री रन कर रही है लूजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट,
तो कंट्री की करेंसी भी डेप्रिसिएट होती है। द कंट्री एज अ, यानी कि कंट्री भी डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू, और उसकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, पॉजिटिव और निगेटिव की। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंसान ऑफ इंडिविजुअल या फर्म कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बना सकता है और उसको कहीं भी सेल कर सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड। आप किसी भी कंट्री में बनाओ और कहीं भी सेल करो, जहां आपको अच्छी कीमत मिल रही है वह वहां आप सेल करो। जहां आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम है वहां पे उसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, द रिसोर्स पीपल एंड कैपिटल विल फ्लो टू द प्लेस वेयर दे आर यूटिलाइज बेस्ट, जहां उसको यूटिलाइज कर सकता है या बेस्ट रिटर्न मिल सकता है ड्यू टू वैल्यू एडिशन। ठीक है। अब ड्यू टू द स्टेबल पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिनोमेना वर्ल्ड अपीयर फ्लैटर एंड छोटा दिखता है विथ लेस और लेस एंट्री बैरियर विद द ऑब्जेक्टिव टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट ऑफ रिसोर्स। ठीक है। बहुत छोटा दिखता है, आप जहां चाहो लेस एंट्री बैरियर बहुत कम हो। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमी क्या रियलाइज करती है, द प्रोडक्ट एटीट्यूड वुड नॉट टेक देम लॉन्ग एंड दे नीड टू ओपन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड टू प्रोग्रेस। ठीक है। और एलोकेट करती रिसोर्स टू मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज जो डेवलपिंग भी है या डेवलप हो चुकी है उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है फॉर एनी इकोनॉमी टू डू, ईच कंट्री डिसाइड टू द सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन विल। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप कहीं, जहां जो मैंने आपको एक लाइन शुरू में बताया बस उतना है, कि आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बना सकते हो और कहीं भी उसको सेल कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जहां अच्छी कीमत मिलेगी जिस देश में आप वहां सेल करोगे। ठीक है। और जहां आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम होगा और क्वालिटी बेस्ट होगी आप वहां पे प्रोड्यूस करोगे उसको। बस। अब ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और निगेटिव क्या है। पॉजिटिव क्या है, बेस्ट एलोकेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्स, दे कैन फ्लो वेयर दे प्रोड्यूस बेस्ट और अर्न बेस्ट, जहां पे अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो और जहां अच्छा अर्न कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी विद डेवलप्ड वर्ल्ड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लर्न एंड ग्रो। ठीक है। एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलप इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन होने से क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज वाले न्यू प्रोडक्ट को एक्सेस भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस को, और उनसे लर्न भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं, और नई टेक्नोलॉजी को एक्सपोज भी कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोज यानी न्यू टेक, एक्सपोज नहीं एक्सपोजर। ठीक है। बेनिफिट क्या होता है, कंज्यूमर को बहुत बेनिफिट मिलता है क्योंकि ग्लोबल वाइज कंपटीशन है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत होती है, जिसके कारण प्राइस, गुड एंड सर्विस के प्राइस अंडर चेक होते हैं। जैसे मोबाइल फोन्स को आप देखो, जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन के कारण सबसे ज्यादा उसका आपको आज भी अपने देश में अच्छे रेट में अवेलेबल है और दुनिया भर की कंपनीज हैं। ठीक है। और पॉजिटिविटी क्या है ग्लोबलाइजेशन की, ग्रेटर एक्सेस टू फॉरेन कल्चर इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, म्यूजिक, फूड एंड क्लॉथ, एंड इन अदर वर्ड वर्ल्ड गेट मोर चॉइस, यानी कि आपके पास बहुत सारी चॉइस है आज के डेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको अच्छे से देखिएगा। निगेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, कंपटीशन के कारण जो सरवाइव में फिट होगा वही सरवाइव करेगा। जॉब क्या होती है, मोर कॉम्पिटेटिव कंट्रीज में शिफ्ट हो जाती है विथ लेस कॉम्पिटेंट टैलेंट, जो टैलेंटेड नहीं है वो लेफ्ट हो जाते हैं विदाउट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ये याद रखिए, जो सरवाइव करेगा, जो टैलेंट होगा वो सरवाइव करेगा। अब जैसे एआई है, एआई अगर आपने सीखा, ठीक है, तो आप हो सकता है आने वाले टाइम में सरवाइव कर सकते हैं, जैसा लोग बताते हैं कि उसके कारण जॉब जा सकती है। अब लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो टैलेंट अपने पास आप बना के रखोगे तो आप फिट हो सकते हैं। या हो सकता है जैसे आईटी सेक्टर की यहाँ अपने कंट्रीज में बात हो रही है, क्यों वहां पे
अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिलती, क्योंकि क्या वो हम उतना भी टैलेंट खुद में नहीं कर पाए, इसलिए भी आईटी सेक्टर में आपको दिख रहा होगा कि गिरावट बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक रीजन। ठीक है। फिर टेस्ट, जो काम 100 लोग करते थे आज वो एक आदमी कर ले रहा है। ठीक है। इंटीग्रेटेड इकोनॉमी मीन्स प्रॉब्लम इन वर्ल्ड वन वर्ल्ड। अब यूएस में अगर प्रॉब्लम होगी तो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होगी। एक देश में प्रॉब्लम मीन्स पूरी दुनिया में प्रॉब्लम। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का यही ना कि एक पूरा पूरा ग्लोबल आपका है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एडवांटेज देता है डेवलप कंट्रीज को, ड्यू टू देयर लर्निंग हाउ टू एंगेज इन बिजनेस विद लेस डेवलप कंट्री। ठीक है। उनको पता है कि लेस डेवलप कंट्री से कैसे बिजनेस लेना है। ठीक है। दे आल्सो हार्ड निगोशिएट टू ट्रेड एंड एग्रीमेंट टू देयर एडवांटेज। ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री रिक्वायर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दो एक बार नहीं 10 बार पढ़ लेना। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो ब्रिंग द कल्चर इम्पैक्ट, certain age old tradition and cultural practice which through the test of time। ठीक है। और might be eroded in the name of embracing globalization, जैसे unified western culture unless the country and their citizen assert their originality। ठीक है। तो ESG compliance has so that days will not more solve cultural issue rather than they would become commercial and business issue later। ठीक है। तो क्या होता है, कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ता है ग्लोबलाइजेशन के कारण। कई जगह क्या है कि ओल्ड एज ट्रेडिशन चल रहा है, कल्चर प्रैक्टिस है। ठीक है। टेस्ट ऑफ टाइम है, तो वो क्या होता है, इरोड भी हो जाता है कई जगह। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और आई होप आप लोग रिवीजन कर रहे होगे। रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस। अब क्या रोल है कि इकोनॉमिक एनालिसिस का, अगर आप फंडामेंटल किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या रोल है। ठीक है। उसमें आप क्या क्या स्टडी करते हो, जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट्स हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। आप जीडीपी ग्रोथ रेट से समझ में आ जाते हैं ओवरऑल इकोनॉमी कैसा कर रही है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी से आपको समझ में आ जाता है कि वो पॉलिसी सपोर्ट कर रही है कि नहीं ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट से आपको क्या समझ में आता है कि फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का। तो ये सब चीजें आप अंडरस्टैंड करके ये पता लगा सकते हो ना एज अ एनालिस्ट कि इकोनॉमी ग्रो करेगी या सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करने वाले हैं कि नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक्स में सेक्युलर, सिक्लिकल एंड सीजनल ट्रेंड। तीन टाइप के ट्रेड होते हैं, ट्रेंड्स। ठीक है। मार्केट में सेक्युलर होता है, सिक्लिकल होता है और सीजनल होता है। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म चेंज होता है, ऐसा नहीं है एक एक दो दिन में नहीं, बहुत समय लगता है सेक्युलर ट्रेंड को आने में इन द इकोनॉमी और इंडस्ट्री। वो क्या करते हैं, दे क्रिएट डिस्प्लेसमेंट इन गुड और सर्विस बीइंग कंज्यूम और द बाई वे दे आर प्रोड्यूस। ठीक है। और ये 7 से 10 साल में एक बार आते हैं, यानी कि ऑफ केयर होते हैं। ठीक है। सिक्लिकल क्या होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं। सिक्लिकल मीन साइकिल जैसा, फिर घूम के आएगा, जो अफेक्ट करते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस बीइंग कंज्यूम। ठीक है। रिवर्स होते रहते हैं। ठीक है। रिवर्स होते हैं सिक्लिकल ट्रेंड। सीजनल क्या होते हैं, प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स के होते हैं, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे ठंड में कौन से फ्रूट्स आते हैं, या ठंड में कौन से कपड़े ज्यादा यूज होते हैं, या गर्मी के सीजन में क्या ज्यादा बिकेगा, ये एक टाइप से सीजनल है। ठीक है। सेक्युलर ट्रेंड क्या है, इसको समझिएगा। इस सेक्युलर ट्रेंड, सिंपली एग्जांपल ऑफ सेक्युलर ट्रेंड इज डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑफिस। जो हमारे ऑफिस स्पेस है वो डिजिटल हो गए, आज से 10 साल पहले 20 साल पहले नहीं, और आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। कंजप्शन ऑफ पेपर एंड इंक खत्म हो चुका है, जितने भी काम है सब सिस्टम में हो रहे हैं, कंप्यूटर्स में। ठीक है। और लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है। सेक्युलर ट्रेंड ऑफन ड्रिवन बाय द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी। सेक्युलर ट्रेंड कैसे आता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, कल्चर चेंज हो गया, डेमोग्राफी
या कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, ठीक है। और दे ऑफन टर्म इन नेचर एंड ऑफन कॉज इन इन्फ्लेक्शन ऑफ बिजनेस लाइफ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है सिक्लिकल, एक होता है इकोनॉमिक, कमोडिटी और इन्वेंट्री, तीन टाइप के सिक्लिकल ट्रेड, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होते, ये रिवर्स भी होते रहते। इकोनॉमी में क्या होता है, चार टाइप की चीजें होती हैं। इकोनॉमिक साइकिल, साइकिल क्या होता है, इकोनॉमी का साइकिल क्या होता है, एक्सपेंशन, बहुत अच्छा कर रही है इकोनॉमी, बूम। फिर पीक आता है, पीक यानी कि उससे ऊपर नहीं गया, फिर क्या होता है, फिर डाउन टर्म आता है, रिसेशन, फिर बूम आता है, फिर रिसेशन आता है। तो एक्सपेंशन और बूम किसको बोलते हैं, जहां पे इंक्रीज होता है कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। क्यों, क्योंकि लोगों की इनकम हाई होती है, इंटरेस्ट रेट लो होता है, और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हाई होता है। हाई डिमांड के कारण हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन मीन्स ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बूम होता है, बूम, बहुत लोग, सबके पास पैसे हैं, लोग खर्चे कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं बहुत, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बिजनेस अपनी प्लान को, कैपेसिटी को एक्सपेंड भी करते हैं, और कंज्यूमर प्लान टू एक्वायर लॉन्ग टर्म, कंज्यूमर क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स को भी खरीदते हैं। बिजनेस बिजनेसमैन अपने प्लान, जो आने वाले कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाते हैं, ठीक है। स्लो डाउन क्या होता है, जब इकोनॉमी एकदम पीक में पहुंच गई, बहुत ज्यादा हाई प्राइस हो गया, इंटरेस्ट रेट हायर, और इंटरेस्ट रेट हाई होना शुरू हो जाता है, जो डिस्करेज करता है कंजप्शन को, ठीक है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक क्या करती है, टाइट करती है मॉनेटरी पॉलिसी, मींस इंटरेस्ट रेट को हाई कर, जिसके कारण ग्रोथ में स्लो डाउन आ जाती है, ठीक है। और रेट, जब इवन दो कंजप्शन राइज होता है, रेट ऑफ इंक्रीज इज लोअर। तो जो मैन्युफैक्चर या बिजनेसमैन जो अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने वाले थे, वो भी उसको हॉल्ट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिसेशन, जहां पे यूटिलाइजेशन रेट लो होता है, मैन्युफैक्चर अपनी कट करना शुरू कर देते हैं, ले ऑफ करते हैं, एक्सपेंशन प्लान्स को कट कर देते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, इनकम लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज कंजप्शन के कारण क्या होता है, लॉस और मोर एम्प्लॉयमेंट एंड साइकिल सस्टेन द डिक्रीज कंजप्शन, कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाता है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी डिक्लाइन होता है, ठीक है। कंज्यूमर स्टार्ट सेविंग, यानी कि ज्यादा सेव करना पसंद करते हैं रेदर देन बोरिंग, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, रिजल्ट की इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करते हैं, तो डिक्लाइन करने से फिर लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर वो कंजप्शन बढ़ने लगता है, ऐसा इस टाइप का, ठीक है। फिर रिकवरी क्या है, लो इन्फ्लेशन रेट जब होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को लूज करती है, यानी पहले टाइटन था, अब लूज करती है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी या पैसे, मनी बढ़ता है, ठीक है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी होता है, डिक्रीज इन प्राइस होता है, तो कंज्यूमर फिर से स्टार्ट कर देते हैं बाय गुड्स एंड सर्विस, और उसके कारण क्या रिजल्ट होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी पिक होती है, ठीक है। ऑल्दो द इकोनॉमी कीप गोइंग थ्रू दिस, ये चारों एक फेस है ना सब, कभी अगर बूम आया है तो स्लो डाउन भी आएगा, रिसेशन भी आएगा, फिर रिकवरी भी होगी, ये सब पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कमोडिटी साइकिल। कमोडिटी साइकिल क्या होता है, जो हार्ड कमोडिटीज होती, जैसे हार्ड कमोडिटीज जिसका प्राइस अभी, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का प्राइस अप एंड डाउन चल रहा है, क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, तो मोस्ट ऑफन द कमोडिटी साइकिल इज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है। तो इसमें भी एक्सपेंशनरी फेस होता है, कमोडिटी प्राइस ज्यादा ऊपर जाना शुरू कर देती है, जिसके डिमांड ज्यादा होने के कारण, और प्राइस उसका फॉल होता है ड्यूरिंग रिसेशन, ठीक है। कमोडिटी साइकिल आल्सो ऑक्योर इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि इकोनॉमी साइकिल और कमोडिटी साइकिल का कोई ऐसा
दोनों का एक साथ कोई रिलेशन भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी कमोडिटी साइकिल, यानी कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ भी सकता है, अगर रिसेशन है कि स्लो डाउन है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो सप्लायर होते हैं ना जो इस कमोडिटीज के, वो प्रोडक्शन अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं कि प्राइस ज्यादा है तो उसका एडवांटेज लेता है। बहुत से सप्लायर इंक्रीज कर देते हैं, तो सप्लाई होने ज्यादा होने से क्या होता है, सप्लायर ज्यादा है डिमांड कम है, तो फिर कमोडिटी का प्राइस फिर डाउन होने लगता है। और जैसे प्राइस फॉल हुआ, ठीक है, तो सप्लायर वो है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो फिर क्या करते हैं, अपने ऑपरेशन को रन करना या कैपेसिटी को अपनी इंक्रीज करना हॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक साइकिल। कमोडिटीज का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उसके प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सप्लायर, और अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण जो सब डिमांड है, सप्लाई है वो बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है एक समय के आने के बाद। उसके कारण क्या होता है, फिर उसका प्राइस धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है। फिर होता है इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्री साइकिल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर शॉर्ट टर्म साइकिल होता है। ठीक है। और देस ऑक्यर ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। ठीक है। कस्टमर जिसके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री थी, ठीक है, यानी बहुत सारा आपके पास कोई सामान पड़ा हुआ है, तो आप उसको तो लेने नहीं जाओगे ना। ठीक है। अगर आप एज अ कस्टमर, आपके पास पूरे साल भर का राशन पड़ा हुआ है, तो एक साल तो आप राशन नहीं खरीदोगे अपने घर के लिए। ठीक है। तो सेकंड किस टाइप का होता है, दिस वुड रिजल्ट इन हाई इन्वेंट्री पाइल अप एट सप्लायर और एंड रिजल्ट इन फॉल इन प्राइस। तो सप्लायर जो है उसके पास भी इन्वेंट्री बढ़ जाती है। ठीक है। और ड्यूरिंग अ डाउन टर्न, ठीक है, जो अच्छे कस्टमर, जो थोड़े कॉशियस कस्टमर होते हैं, वो रिड्यूस करते हैं देयर प्रोक्योरमेंट। ठीक है। और अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड इंप्रूव भी हो गया, ठीक है, तो दे मे नॉट हैव एडिक्वेट इन्वेंट्री, विल गो टू इमीडिएट प्रोक्योरमेंट, यानी कि कोई किसी का डिमांड अचानक से बढ़ गया और इन्वेंट्री में नहीं, तो उसके कारण उसको इमीडिएट वो बनाना भी शुरू कर देते हैं और उसके कारण प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। प्रोक्योरमेंट। ठीक है। अप्रैल 2020 में क्या हुआ था, क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर प्राइस है वो क्रैश हो गया था और $20 प्रति बैरल भी पहुंच गया था, और कुछ समय के लिए फ्यूचर प्राइस निगेटिव में भी चला गया था। ठीक है। और जब सिचुएशन इंप्रूव हुई तो प्राइस भी इंप्रूव हुआ, और ये अप्रैल 2020 का बात है, जून में वापस से क्रूड ऑयल का प्राइस 40 पर बैरल तक पहुंच गया। ठीक है। अब इस इन्वेंट्री साइकिल से एनालिस्ट क्या फोरकास्ट कर सकते हैं कि नियर टर्म डिमांड कितनी है और प्राइस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ बिजनेस कितना इंक्रीज, यानी कि बढ़ और घट सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीजनल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड एग्रीकल्चर के लिए होता है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है, टू बी हायर अराउंड द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट, सबसे ज्यादा हार्वेस्ट के टाइम में जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर सबसे हाई होता है। और एग्रीकल्चर इनकम डिपेंड करती है, वेरी करती है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, यानी कि सोइंग जब कर रहे हो और हार्वेस्ट साइकिल दोनों के समय में आपकी इनकम क्या हो सकती है, और ये हाईली प्रेडिक्टेबल। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स यूज करते सीजनली एडजस्ट ग्रोथ रेट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। ठीक है। और अदर सिंपल मैट्रिक एनालिस्ट यूज इंक्लूड ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, यानी कि साल, यानी कि इस सीजन में कितना 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 प्रोडक्शन हुआ और लास्ट ईयर इसी समय कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सीजनैलिटी इन बिजनेस फिनेंशियल और पर्टिकुलर पीरियड के और क्वार्टर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेम पीरियड लास्ट ईयर कैसा था। ठीक है। The underlying assumption is that the same observable, unobservable or observable factors that influence financial metrics during a financial particular year। ठीक है। सेम था कि बढ़ा कि घटा, ये पता चलता। ठीक है। और क्या होता है, ये
सीजनल क्या होता है कि जो एक, आप समझ जाओगे जैसा मैंने डिटेल में समझाया, इसको भी समझिएगा कि इस साल अभी का महीना है मार्च, तो मार्च महीने में किसी भी सीजनल, मान लीजिए इस महीने सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जी कोई है, मान लो टमाटर, पोटैटो, टोमेटो, उसका प्रोडक्शन इस साल कितना हुआ और लास्ट ईयर कितना हुआ, ठीक है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो सीजनल का। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस क्या क्या है? गवर्नमेंट वेबसाइट, सेबी की वेबसाइट, आरबीआई, एमओएफ, पब्लिश्ड इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट या इकोनॉमिक सर्वे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ये छोटी सा है, छोटा सा दिख रहा है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छे से पढ़िएगा ये सब चीजों को।